लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर गिवन हो उससे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम CDF की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और लास्ट वीडियो को हम बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो पे काम किया था। इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अगर हमने एक CDF हमें गिवन हो तो उससे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकल सकता है, और ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो और एक CDF हो तो हम किस तरह से CDF की सुपीरियरिटी यूज़ करके, CDF की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जल्दी से प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स से CDF के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद 4 डिफरेंट रूल्स फॉर CDF। रूल नंबर 1 जो बेसिकली एक किस्म की CDF की डेफिनेशन की रिपीटेशन ही है, वो ये है कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास रैंडम वेरिएबल एक x गिवन है, मैं देखते हैं कि जी x की जो है वैल्यूज़ वो एक रेंज की एलिमेंट XA से जो है ना वो छोटी या इक्वल हो। तो मुझे पता है कि ये जो है ना बेसिकली CDF की डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इक्वल्स टू FXA। और इसका रीज़न क्या है कि यही तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ CDF है, डेफिनेशन ऑफ CDF। ये मेरे पास रूल नंबर 1 है जो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ CDF है। रूल नंबर 2 मेरे पास है क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि F और X जो है, रैंडम वेरिएबल X जो है वो ग्रेटर देन है किसी ख़ास वैल्यू XA से जो रेंज की है इसकी। इसका आंसर क्या आएगा? मुझे पता है कि जी मेरे पास हमारे पास एक जो है प्रोबेबिलिटी का रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कॉम्प्लीमेंट। ये वाला रूल हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और कैसे पता लगेगा कि जी E और E जो है E कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के वाकई कॉम्प्लीमेंट हैं कि नहीं? वैसे पता लगता है कि अगर मैं E का यूनियन लूँ E कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मेरे पास पूरी सैंपल स्पेस आनी चाहिए। अगर पूरी सैंपल स्पेस आ रही है इसका मतलब है ये वाकई दोनों इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी अगर मेरे पास X ग्रेटर देन XA की सारी वैल्यूज़ ले लूँ तो मैं इसका क्या यूनियन लूँ कि मेरे पास पूरे के पूरे X की रेंज आ जाए। X की रेंज हो सकता है कि -∞ से लेके +∞ तक हो। अगर मैंने X ग्रेटर देन की वैल्यू ले ली तो मेरे पास बाकी क्या बच गया? मेरे पास बाकी बच गया सिंपल स्पेस के अंदर या रेंज के अंदर X लेस देन इक्वल्स टू X से। इन दोनों को मिला के मेरे पास पूरी सैंपल स्पेस आ जाती है। मैं अब मैं ये वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी X लेस देन इक्वल्स टू X से, ये वाला रूल। और मुझे पता है कि ये किसकी है, ये वाली मुझे पता है कि डेफिनेशन है CDF की, तो ये इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस FXA। अगर मेरे पास जो है किसी ने ये वाली मुझे पूछा है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि X ग्रेटर देन है XA और मेरे पास CDF गिवन है, तो मैं खाली इसका आंसर निकाल सकता हूँ 1 माइनस CDF की वैल्यू XA पे। अब देखते हैं कि रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है कि अगर मेरे पास किसी ने पूछा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल X जो है वो बड़ा है एक वैल्यू XA से और वो लेस देन इक्वल्स टू है एक वैल्यू XB के, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल्स टू है FXB माइनस FXA। और इसकी जो है लॉजिक काफ़ी सिंपल है। लॉजिक इसकी ये है कि उसने पूछा है कि बताएं कि XA से लेकर XB तक मेरे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो क्या आएगा। तो मैंने कहा जी वो आंसर उसका ये आएगा। और वो किस तरह से कि जी जो FB है वो मुझे वैल्यू दे रहा है शुरू से लेकर -∞ से लेकर जो है XB तक प्रोबेबिलिटीज़ का सम, ये जो है FB मुझे इसकी वैल्यू दे रहा है। और FXA जो है मुझे वैल्यू दे रहा है शुरू से लेके -∞ से लेकर जो है XA तक प्रोबेबिलिटीज़ का सम। और जब मैंने इन प्रोबेबिलिटीज़ के सम में से इस प्रोबेबिलिटीज़ का सम माइनस किया
तो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया कि जी ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, कि एक्स ए की प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ से लेके सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम एक्स बी तक, और एक्स बी की इंक्लूडेड है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक्स ए इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ से लेके सारी प्रोबेबिलिटी का सम एक्स बी तक। इसको ना हम एक छोटी सी एग्जांपल से भी वाज़ह कर सकते हैं। तो एग्जांपल इस तरह से है कि जी मेरे पास रैंडम वेरिएबल y है, और y की जो रेंज है ना वो मेरे पास है, अज्यूम करें 0 1 2 3 4, ये जो है ना y की रेंज है। अब मुझे किसी ने कहा है कि जी आप क्या प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो है जो y है वो बड़ा हो, बड़ा हो 1 से, और y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 के। तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने ना 1 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। सो मैंने कहा जी इसका आंसर आएगा कि CDF की वैल्यू 4 पे माइनस CDF की वैल्यू 1 पे, और देखते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं ठीक। तो मुझे पता है कि इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी के x लेस देन इक्वल्स टू 4, और इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1। और जो है x लेस देन इक्वल्स टू 4 में क्या आएगा जी, इसमें ना 4 सारों की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। इस केस के अंदर इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 4। तो इसके अंदर ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। और ये इस वाले के अंदर क्या सी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, इसमें प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 शामिल है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0। और जब मैंने इन प्रोबेबिलिटीज़ में से इन प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास आएगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 4। और यही हम चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम मिले इसके अंदर, जो बेसिकली 1 से आगे से शुरू हो, 1 से आगे मेरे पास 2 था और 4 तक ख़त्म हो, और 4 इंक्लूडेड हो, तो हमारे पास इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो है ना सम आ गया। सो ये हमारे पास 3 रूल हैं। और चौथा रूल हमारे पास इस तरह से है कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जी x इज इक्वल्स टू 5 या x इज इक्वल्स टू XA, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल्स टू x मे बी n। तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल्स टू xn। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो xn से छोटा वेरिएबल है उसका मैं CDF निकाल दूं xn की CDF में से। तो मैं कहूँगा जी f xn की CDF में से जो xn से एक छोटा एलिमेंट है उसकी CDF निकाल दूं। तो मैं कहूँगा माइनस x n माइनस 1, इसकी CDF निकाल दें। इस वाले रूल को हम जो है इसी एग्जांपल से जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि अज्यूम करें किसी ने मुझे कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें इस वाले एग्जांपल के अंदर कि जो है प्रोबेबिलिटी के जो y है वो इक्वल्स टू 3 हो। सो मेरा ये दावा है कि प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हैं कि CDF के 3 पे वैल्यू माइनस जो 3 से पहला एक हमारे पास है, इमीडिएटली पहला जो हमारे पास रेंज के अंदर एलिमेंट है CDF 2 की वैल्यू। सो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास सही आता है कि नहीं आता, क्या हमारे पास y इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं आती। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इसके अंदर मेरे पास होगा जी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 3 तक मेरे पास होंगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ 0 से लेकर 3 तक आ गई। और इसके अंदर मेरे पास क्या होंगी, इसके अंदर मेरे पास सारी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी 0 से लेकर 2 तक। तो माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2। और जब मैंने इनमें से ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ माइनस की तो मेरे पास क्या रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला वाकई काम कर रहा है और इसकी लॉजिक जो है काफ़ी सिंपल है अगर हम सोचें तो।
सो हमारे पास ये 4 फार्मूलाज हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर 2 एग्जांपल्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आइए 2 एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक CDF गिवन है और हमें इस CDF को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है। सो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात हमें ये देखनी है कि CDF की जंप कहाँ आ रही है, कहाँ पे हमारे पास अगर ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ में कहाँ जंप आ रही है। जंप वहाँ पे आती है जहाँ पे हमारे पास इस केस में ना इक्वल टू का साइन होता है, कि जहाँ पे हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि 0 से लेके 1 तक चीज़ें सेम है, 1 पे चेंज हो रही हैं, फिर 1 से लेकर 3 तक चेंज है, सेम है, 3 पे चेंज हो रही है। सो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी रैंडम वेरिएबल x की, बाय द वे ये बड़ा x होना चाहिए था, छोटा x नहीं होना चाहिए था। तो रैंडम वेरिएबल x की जो रेंज आएगी हमारे पास क्या आएगी कि जी रेंज ऑफ x इक्वल्स टू इस इनके जो है इक्वल्स टू के साइन के लिहाज से और जंप्स के लिहाज से मैं बता सकता हूँ कि इसकी रेंज है 1, रैंडम वेरिएबल डिफाइन है 0 पर, ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन है 1 पर, ये डिफाइन है 3 पर और 5 पे। तो इसकी रेंज ये, अगर हमारे पास रेंज आ गई तो आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। सो बाकी हम इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है लिखना शुरू कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका क्या आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x और लेट्स से कोई वैल्यू xi के लिए। सो हमने जो है यहाँ पे पहले रेंज लिख दी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि xi इज़ इक्वल्स टू 0 पे मैंने आंसर निकालना है। फिर मैंने आंसर निकालना है xi इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर मैंने आंसर निकालना है xi इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए और फाइनली xi इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए। तो इन तमाम जो है ना रेंज की डिफरेंट वैल्यूज़ पे मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का आंसर निकालना है। सो जो xi है मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो जो xi है वो सबसे पहले वाला एलिमेंट है। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा कि जी fx0 यानी कि CDF की वैल्यू 0 पे माइनस, और मेरे पास कुछ है नहीं माइनस करने के लिए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जी fx माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी का भी आंसर जो है ना CDF जो है अगर मैं CDF की वैल्यू निकालूँ fx माइनस इन्फिनिटी पे तो इसका आंसर जो है ना 0 आता है। और इस तरह से अगर CDF की मैं वैल्यू निकालूँ fx पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तो इसका आंसर 1 आता है। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस भी कुछ करना चाहूँ, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी, तो फिर भी उसका आंसर जो है ना 0 आएगा। तो बेसिकली जो पहली वैल्यू के ऊपर मैंने कुछ माइनस नहीं करना, मेरे पास जो है ना fx0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है जी fx0 पे मेरे पास आंसर है 0.1, तो इसका आंसर 0.1 आ गया। जो दूसरी वैल्यू है इसमें मैं माइनस कर सकता हूँ। इसमें मैंने क्या करना है कि fx0 में से जो इमीडिएटली पहले उससे पिछला एक रेंज का एलिमेंट है वो माइनस करना है, और वो है जी fx1। और जब fx0 की वैल्यू मेरे पास है 0.1 और fx1 की वैल्यू है 0.3, तो 0.3 में से 0.1 माइनस करूँगा, इसका आंसर आता है 0.2। मेरे पास इसका आंसर 0.2 आ गया। सो इसकी मैंने वैल्यू निकाली है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, और मुझे पता है कि ये x3 की वैल्यू है, तो मेरे पास आएगा fx3 में से माइनस करूँगा जो रेंज का पिछला एलिमेंट था वो fx1 था, fx1। और इस केस में मेरे पास जो 3 था वो था 0.7 और जो 1 था वो था 0.3। 7 में से 3 निकलेगा तो बन जाएगा 0.4, तो ये 0.4 इसका आंसर आएगा। लास्ट केस में मैंने करना है कि जी fx5 में से माइनस करना है fx3 की वैल्यू, और fx5 मेरे पास था 1 और fx3 मेरे पास था 0.7, सो इसका आंसर आएगा 0.3। और मैं साथ को चेक कर सकते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आना चाहिए तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.3, क्या ये 1 के बराबर है? 3, 4, 7 एंड 3, 1। सो इट इज़ करेक्ट। सो अब एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास वंस अगेन एक CDF गिवन है और हमें ये 3 सवाल डिफरेंट हल करने हैं। तो पहले सवाल में उसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x लेस देन इक्वल टू 0.5 है। तो पहले ये वाला सवाल करते हैं। सो पार्ट
ए में उसने पूछा है कि जी इसका आंसर बताएं प्रोबेबिलिटी कि x लेस देन इक्वल्स टू 0.5 है। और ये वाला जो है रूल नंबर 1 हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा कि CDF की वैल्यू 0.5 के ऊपर। और CDF की वैल्यू 0.5 पे कैसे आएगी कि जी हमने इस रेंज में देखना है कि 0.5 कहाँ पे लाई करता है। तो इस रेंज के मुताबिक जो 0.5 है वो यहाँ पे लाई करता है 0 और 1 के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा 1/4। ये हमारे पास पहला सवाल हो गया, पहला पार्ट हो गया। पार्ट बी कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो ग्रेटर देन है 1.5। अब इसके अंदर हमने जो है ये वाला रूल उसका यूज़ करना है। ये रूल कहता है कि इसका आंसर आएगा कि 1 माइनस f 1.5, ठीक है, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि x लेस देन इक्वल्स टू 1.5 है। तो क्योंकि पूरी सैंपल स्पेस आ जाती है ये इसके मुताबिक। सो अब इसका आंसर क्या आएगा कि जी 1 माइनस, और CDF की वैल्यू 1.5 पे क्या है कि जो 1.5 इस रेंज के अंदर है। इसका मतलब है इसका आंसर है 3/4। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 1/4। सो पार्ट सी में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि जो x है वो ग्रेटर देन है 0.5 से और लेस देन इक्वल्स टू है 1.5 के। और इसके अंदर हम ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा f 1.5 माइनस के CDF की वैल्यू 0.5 पे। और CDF की वैल्यू 1.5 के ऊपर क्या है, हम जो है हम इस वाली रेंज के अंदर है कि 1 से लेके 2 वाली की रेंज के अंदर। इसका मतलब है इसका आंसर आ रहा है 3/4 माइनस CDF की रेंज जो है 0.5 पे क्या है, इस वाली रेंज के अंदर है, तो वो है जी 1/4। और जब हमने 3/4 में से 1/4 निकाला तो हमारे पास आंसर आया 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, यहाँ पे ये वाला आंसर था। So that's it for this video. See you in the next video.